हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजने लगीं। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस बाइडेन से मुलाकात और इसके साथ साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हुकूमत को फिलहाल बैकिंग दे ही दी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान एक टेंशन चल रही है जब से शेख हसीना भागी हैं, उनकी हुकूमत गिरी और वो भागी हिंदुस्तान और वहां पे जाके वो पनागुजीर हो गई और हिंदुस्तान एक तरीके से मम हो गया। उनका स्टेटस क्या है? बांग्लादेश ने के अंदर से उनके रिपैट्रिएशन की, उनको वापस करने की कॉल्स आ रही हैं। ये भी बात की जा रही है कि उनके खिलाफ केसेस होंगे अब बांग्लादेश के अंदर, उनकी करप्शन, एलिज करप्शन के खिलाफ और उनकी एक्सेसेस के खिलाफ। ना सिर्फ करप्शन में भी क्रिमिनल केसेस भी इन्वॉल्व हो, शायद जो लोग गायब हुए या जिन पे तशद्दुद हुआ या जो अलेजिडली मारे गए उनकी फैमिलीज की बात करिए, मगर उस पर भी फोकस नहीं है। अभी फोकस है जो बांग्लादेश ने एक एहतजाजी प्रोटेस्ट आप कह लें लॉन्च किया है, जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह के जो भी रिमार्क्स आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने झारखंड के अंदर कहा, एक मुसलमानों को धमकी देते हुए, झारखंड का एरिया एक बहुत ही अपना कम्युनल लाइंस के ऊपर ड्रॉन है और वहां पे घुसपैठियों का एक बहुत बात की जाती है। तो अमित शाह साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तो ये जब बात की तो बांग्लादेश के अंदर इस बात के ऊपर अब आग लग गई है। अच्छा, पूरा बीजेपी का जो एक निजाम जो चल रहा है ना, वो इसी चीज पे चल रहा है कि जो स्पेशली ये ईस्टर्न एरियाज हैं, जैसे हमने देखा मणिपुर के अंदर, वहां पे वो ट्राइबल उसके अंदर नफरतें एक दूसरे के अंदर पैदा करते हैं। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत इंसर्जेंसी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं उसको माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो भी आप उसे कह लें, मगर वो पूरे के पूरे एरियाज जो हैं, आसाम जो वो एरिया है बांग्लादेश के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, यानी मशरिक की तरफ, बांग्लादेश के मगरिब की तरफ आपके पड़ता है हिंदुस्तान और वो बॉर्डर। वहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई नहीं हुई, वहां से ये रोहिंगा का भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि वो पहले बांग्लादेश गए, फिर वहां से घुस के इंडिया में कुछ चले गए, नहीं गए, मगर खैर एनीवेज उस पूरी चीज को एक बहाना बना के मुसलमानों के खिलाफ ये कैंप्स भी वहां पे शुरू किए गए। ये एनसीआर लॉ जो थी या एनआरसी लॉ जो थी, नेशनल नेशनल रजिस्ट्रेशन या सिटीजनशिप लॉ, इसको, ये भी अमित शाह साहब की ब्रेन चाइल्ड थी। तो अभी तक इस इश्यू के साथ वो झारखंड जैसे एरिया के अंदर एक सियासत खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को सीधा कर देंगे उल्टा उल्टा लटका के। तो इसके ऊपर बांग्लादेश ने फिर एक पीर के रोज एक अपनी एम्बेसी और मिशन के थ्रू एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट भी आया। और वो क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने कहा कि जी, द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश launched a strong protest against the highly deplorable remarks reportedly made by the Union Minister of India, Mr. Amit Shah, about Bangladeshi nationals during his recent visit to Jharkhand, India. Through the protest note handed over today to the Deputy High Commissioner of India in Dhaka, the ministry conveyed its serious reservation. अच्छा, तो ढाका के अंदर इंडियन हाई कमिश्नर को बुला के उन्होंने ये नोट हैंड ओवर किया है और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी, हम बिल्कुल नाराज हैं और खुश नहीं हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल जो स्टेटमेंट्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स एक नेबरली कंट्री के नहीं लग रहे। तो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत खराब हो रहे हैं, मगर दूसरी जानिब जो बांग्लादेश के इंटरम आपके एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी अब मुलाकात होने जा रही है बांग्लादेश के जो ये लीडर है इंटरम, और वो ऐसे वक्त में हो रही है जब बांग्लादेश की जो आर्मी है उनके चीफ, उन्होंने कहा है कि हम ये जो इंटरम हुकूमत है इसको हम किसी भी तरह जो भी हो जाए हम इसको सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, ये बात जो बांग्लादेश की आर्मी है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, वो यूज हो रही थी शेख हसीना के दौर में, नहीं हो रही थी, मगर ये शेख वाकिरुज़्ज़मान साहब जो हैं, ये जो ऊपर आए हैं एक तरीके से रैंक्स के थ्रू, इन्होंने गोलियां नहीं चलाई
अगस्त के अंदर जब हुकूमत जा रही थी और ये मिल गए थे इंस्ट्रक्शंस कि आपने गोलियां चलानी है, तो अब इन्होंने आके इंटरव्यू दिया है जमान साहब ने, और इन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि हम ये जो नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस साहब की इंटरम सेटअप है इसकी कंप्लीट हिमायत करते हैं, फुल हिमायत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक रास्ता भी है कि किस तरीके से अस्करी कुव्वतों को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से निकाला जाए। अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूं? अभी तो इन्होंने एक 60 दिन की बांग्लादेशी सोल्जर्स को मैजिस्ट्री मिल गई है सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल करने की, लेकिन इनकी बातों के ऊपर पता लगेगा कि जब वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा। इनकी नीयतें तो अच्छी लग रही हैं, मगर ये इंटरव्यू भी देना और अब ये कहना कि जी मैं मोहम्मद यूनुस साहब के बिल्कुल शाह बशाह खड़ा हूं और जो भी हो जाए मैं, ये मेरा मिशन है कि मैं उनको कंप्लीट सपोर्ट करूंगा। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अपेरेंटली बज़ाहिर तौर पे फुल अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म और सब चीजें पहने हुए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये इंटरव्यू? क्योंकि ये कुछ शक व शुबात हो रहे थे कि जी मिलिट्री अब ताकत इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, और मोहम्मद यूनुस साहब का जो सेटअप है इट्स ओनली अ टेम्पररी फसाड जब तक टिल द मिलिट्री इज एबल टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेट ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म्स। तो वो ये लंगड़ा लूला सेटअप चलाते रहेंगे। मगर अब जो अब कमांड जनरल जमान है, वाकिर जमान, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम इनके साथ खड़े हैं और हमारी हर कोशिश होगी कि ये निज़ाम सक्सीड हो। ऐसे वक्त में जब यूनुस साहब जा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस साहब अमेरिका, और यहाँ पे इनकी बाइडन साहब से मुलाकातें होने की बात है, एक पूरे एक तरीके से ग्लोबल रीओरिएंटेशन हो रही है, मगर बाइडन साहब जा रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद यूनुस साहब के ऊपर जैसा आप जानते हैं वो ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट, उन्होंने एक मूवमेंट पहले बांग्लादेश से शुरू की 1980s के अंदर, और फिर वो इतनी फैल गई कि इतनी सक्सेसफुल हो गई वो कि हर दूसरे को एक दे रहे थे, औरतों के ऊपर टारगेट हो रहा था। वो जो स्कीम्स थी, फाइनेंसिंग थी, तो इतनी बड़ी हो गई कि इवेंचुअली इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, क्योंकि उस मुल्क के अंदर जहां पे एक 170 मिलियन यानी 17 करोड़ अवाम के अंदर इन्होंने फाइनेंसिंग आजाद कर दिया, यानी बैंक्स के उससे, कि बैंक्स छोटे लोन ही देते ना और बैंक्स क्रेडिट हिस्ट्री मांगते थे। तो ये इनका जो मौकफ था वो एक डिफरेंट था। मगर मगर शेख हसीना जैसी भी थी, और ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियन थी, वो उसको जिस तरीके से निकाला गया और हाजिर प्लेट पे जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस पेश हुए, ये भी बहुत एक तफ्शीशनाक बात है। और उसके बाद जो लाकानूनियत की लहर अभी चल रही है बांग्लादेश में, नफरतों के ऊपर, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। गाजी टायर फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल वो जल गई, उसको जला दिया गया, तो उससे 25,000 खानदान अफेक्ट हुए डायरेक्टली। इसी तरीके से और भी इकोनॉमिक एक क्राइसिस पड़ी हुई है बांग्लादेश में, और अब ये चैलेंज है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि क्या ये कश्ती को संभाल सकते हैं ऐसे वक्त में जब इनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी खराब हो रहे हैं। अमेरिका इनकी कितनी हद तक मदद कर सकता है? क्या चाइना का इसके अंदर कोई किरदार है, रोल होगा? डेफिनेटली होगा चाइना का, क्योंकि याद रखें शेख हसीना की का तख्ता उलटने से पहले, यानी इसी साल के अंदर अंदर वो चाइना बीजिंग भी जी जिनपिंग साहब से मुलाकात उनकी हुई थी 10 जुलाई, यानी अपनी हुकूमत तख्ता 1 महीना गिरने से पहले शेख हसीना की मुलाकात हुई चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से, और मुआहिदों के ऊपर भी बात हुई, बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और फिर क्या हुआ? वो हम सब जानते हैं क्या हुआ। खैर, ये तो एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आ गया है। क्या शेख हसीना वापस आएंगी? क्या उनको हिंदुस्तान वापस करेगा? हिंदुस्तान के लिए क्या ये चेकमेट हो गया है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक तरीके से बांग्लादेश के इशू के ऊपर ट्रेन के नीचे फेंक दिया है, जैसे कहते हैं? क्या कोई और गेम चल रहा है?
यूएई का भी अभी अपना हुआ है, उसके अंदर ही एक बांग्लादेश का एलिमेंट है, तो एक एक इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है अभी। चाइना अमेरिका के दरमियान, बांग्लादेश भी उसके ऊपर फोकस है, इंडिया भी बीच में कहीं फंसा हुआ है, तो इट्स इंटरेस्टिंग डायनामिक। आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पेट्रियन के ऊपर भी, एक्स के ऊपर भी, लेट अली शो यू टिकटॉक के ऊपर भी, और आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर भी आपको ये मिलेगा, मगर पेट्रियन के ऊपर भी अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली बार तक आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।